अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक थी पीडीएम। बिल्कुल, पीडीएम का तो आपने नाम सुना होगा और अब ये पीडीएम यकीनी तौर पर थी होने जा रही है। पीडीएम खत्म क्यों हुई, इसके पीछे क्या वजूहात थी? पीपल्स पार्टी जो कि कहती थी कि उसने पीडीएम बनाई है और पीडीएम का हिस्सा रहेगी, कभी पीडीएम को नहीं छोड़ेगी, उसने इसके ओहदों से इस्तीफा देने में इतनी जल्दी क्यों की? ये तमाम तर तफसीलात हम आपको देंगे आज की वीडियो में। मैं हूं सरफराज राजा। आप मौजूद हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी वीडियो की अपडेट फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम आपको पीडीएम की कहानी सुनाएंगे, पीडीएम के बनने से इसके टूटने तक की कहानी। क्यों टूटी, क्या क्या अवामिल इसमें शामिल थे और आगे क्या होने जा रहा है, ये सब जानने के लिए आपने हमारी वीडियो आखिर तक जरूर देखनी है ताकि आप इस सारी सूरत हाल को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, 20 सितंबर 2020 वो तारीख थी जब पाकिस्तान की 10 सियासी जमातें इस्लामाबाद में इकट्ठी हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस एपीसी की मेज़बान थी और इसमें पीडीएम तश्कील पाई, यानी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। और तय ये हुआ कि ये तमाम जमातें मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज़ करेंगी। 26 निकाती एजेंडा तो तय था, लेकिन असल एजेंडा जो था वो था इमरान खान को हटाना। अब ये तो तय हो गया कि इमरान खान को हटाना है, लेकिन कैसे हटाना है, इस पर कोई होमवर्क मुनासिब नहीं किया गया। और हटाने के बाद क्या होना है, इस पर भी कोई लाहे अमल तय नहीं किया गया। जल्दबाजी में सिर्फ इमरान खान की मुखालफत में इन जमातों ने तहरीक का आगाज़ कर दिया और इब्तदा जलसों से की। पहला जलसा गुजरांवाला में हुआ जो कि काफ़ी कामयाब जलसा था। उसके बाद काफ़ी बड़े जलसे भी हुए और जिसमें हुकूमती सफ़ों में यकीनी तौर पर एक तशवीश भी पैदा हुई। हुकूमत में परेशानी यकीनी तौर पर पीडीएम की वजह से पैदा हुई। और आपने देखा होगा कि उन दिनों में हुकूमत के तर्जुमान, हुकूमत के वज़ीर दिन में कई बार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके ये बताते थे कि पीडीएम की सियासत ख़त्म हो गई है। लेकिन पीडीएम की सियासत यकीनी तौर पर ख़त्म नहीं हुई थी और हुकूमत के खिलाफ एक भरपूर तहरीक का आगाज़ हुआ था जिसने हुकूमती हलकों को पिंच किया था। अब उसमें कई मोड़ आए, कुछ जलसे अच्छे नहीं रहे, कुछ जलसे बहुत कामयाब हुए। लेकिन जो असल सूरत हाल थी वो थी इस बात का ऐलान कि आखिर में करना क्या है। जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। हुआ ये कि उस मीटिंग में इस्तीफ़ों का ऑप्शन जो था उसकी तजवीज़ आई और मौलाना फजल रहमान शुरू से ही समझते हैं कि असम्बलियों में बैठना दुरुस्त नहीं, वो तो असम्बलियों को ही जाली करार देते हैं। और उन्होंने पहले ही दिन कहा था कि असम्बलियों का हल्फ नहीं उठाना चाहिए और तमाम जमातों को इस बात पर मुतफिक करने की कोशिश की थी, लेकिन तमाम जमातों ने उनको इस बात पर मुतफिक कर लिया कि हल्फ उठाया जाए और असम्बलियों में जाया जाए। मौलाना फजल रहमान असम्बली में तो आ गए उनकी जमात, लेकिन वो असम्बलियों को बदस्तूर जाली असम्बलियाँ कहते रहे। अब मौलाना फजल रहमान का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस था कि असम्बलियों से बाहर आया जाए, इस्तीफ़े दिए जाएँ और एक भरपूर तहरीक शुरू की जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी और कुछ दीगर जमातें ये क्वेश्चन रेज कर रही थीं कि इस्तीफ़े देने के बाद होगा क्या। या तो ज़िमनी इंतखाब हों और उसमें आप हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, ये सूरत हाल है। मुस्लिम लीग के अंदर भी इस पर डिवाइड थी। मुस्लिम लीग नून के अपने लोग ये समझते थे कि अगर असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के बाद ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेना है तो इस्तीफ़े देने का फ़ायदा क्या। और उनके अरकान ये भी कहते थे कि वो बड़ी मुश्किल से और बड़े मुश्किल हालात में असम्बलियों की सीटें जीत कर आए हैं और असम्बलियों की सीटों को खाली कर देना उस सूरत में जबकि असम्बलियाँ ख़त्म नहीं हो रही किसी भी तरह मुनासिब नहीं होगा। तो जब पहली मीटिंग थी 20 सितंबर की, उसमें जब ये इस्तीफ़ों के ऑप्शन की तजवीज़ आई और इस पर इतफाक़ नहीं हो रहा था, तो नवाज शरीफ ने कहा कि चलें आप इसमें यह लिख लें कि मुनासिब वक्त पर असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए जाएंगे। तो ये तो लिख लिया गया उसमें और इस पर एग्रीमेंट भी शो कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जब ऐलान हुआ लॉन्ग मार्च का, तो मौलाना फजल रहमान ने बदस्तूर इस बात पर स्ट्रेस किया कि इस्तीफ़े असम्बलियों से दिए जाएँ। पहले तो जलसे होते रहे, कामयाब जलसे भी हुए, फ्लॉप शोज़ भी हुए, लेकिन जब लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान हुआ तो लॉन्ग मार्च पर भी सियासी जमातें मुतफिक थीं। लेकिन उसमें एक राय ये थी कि चूँकि इससे पहले एक माजी की करीब मिसाल मौजूद है कि 126 दिन के धरने के बाद भी तहरीक इंसाफ हुकूमत गिरा नहीं सकी थी। तो ये जो क्वेश्चन था इसको एड्रेस क्यों किया गया। कुछ रहनुमाओं ने कहा कि जो इमरान खान की तहरीक थी उसमें तमाम सियासी जमातें हुकूमत के साथ इकट्ठी हो गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब पीटीआई अकेली होगी। इसलिए अपोजिशन जमातों को इस तहरीक को लॉन्ग मार्च के ज़रिए कामयाब करना आसान होगा और लॉन्ग मार्च के ज़रिए प्रेशर बिल्ड किया जाएगा हुकूमत पर और वज़ीर आज़म पर कि वो इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन एक सूरत हाल ये भी थी कि 26 मार्च की तारीख दे दी गई।
अब 26 मार्च के बाद तकरीबन 2 हफ्तों के बाद रमज़ान शुरू होना था, और रमज़ान में यकीनी तौर पर इस धरने को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता। ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र थी, मौसम की सख्तियाँ, तमाम सूरत हाल। इसलिए अब ये जो 26 मार्च की तारीख थी, ये काबिल अमल दिखाई नहीं दे रही थी। तो जब आखिरी मीटिंग हुई जो पीडीएम की कायदीन थी उनकी, तो उसमें जो एक ऑप्शन रखा गया कि इस्तीफ़े दिए जाएं और उसके बाद लॉन्ग मार्च किया जाए, यानी कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़े साथ साथ किए जाएं, ताकि हुकूमत पे एक साथ तमाम प्रेशर डाला जाए और कुछ ही दिनों में हुकूमत को चलता किया जाए। राय थी जो कि पीडीएम के इजलास में रखी गई, लेकिन पीपल्स पार्टी कभी भी इसकी हामी नहीं थी। पीपल्स पार्टी हमेशा समझती है कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और पीपल्स पार्टी इसकी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर यूँ थी कि किसी जमात की जो पीडीएम में शामिल हैं, बल्कि पीडीएम की जमातें कई ऐसी हैं जिनकी तो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी ही नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत भी है, तो वो इस इस्तीफ़ों की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर थी। लेकिन उनको एक पॉइंट ये दिया गया कि आप नेशनल असम्बली से रिज़ाइन करें, सिंध से हुकूमत ना छोड़ें, लेकिन पीपल्स पार्टी इसके लिए भी तैयार नहीं थी। दो बातें हमने आपको बताई थी कि एक तो ये था कि किस तरीके से हुकूमत को हटाना है, इस पर कन्फ्यूजन थी। कन्फ्यूजन यही थी कि इस्तीफ़े दिए जाएँ ना दिए जाएँ, लॉन्ग मार्च किया जाए तो कैसे किया जाए। जो अगला मरहला था वो ये था कि अगर हुकूमत गिरती है तो उसके बाद क्या होना है। पीपल्स पार्टी समझती थी कि नए इंतखाबात उनके लिए इसलिए सूटेबल नहीं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी को जो उनका एक शेयर इस वक्त है, इससे ज़्यादा मिलने के इम्कानात नहीं थे। मुस्लिम लीग नून नए इलेक्शन की हामी इसलिए थी कि इस वक्त होने वाले तमाम तर सर्वेज में नून लीग को एक बड़ी पॉपुलर जमात बताया जा रहा है, और नून लीग समझती है कि अगर अभी इलेक्शन होते हैं तो उनको असम्बली में एक बड़ी अक्सरियत मिल सकती है। इसलिए नून लीग नए इलेक्शन की हामी थी, जबकि पीपल्स पार्टी जो थी वो ये चाहती थी कि इन हाउस तब्दीली लाया जाए और इमरान खान को हटाया जाए। मौलाना फजल रहमान जो थे उनका एक ये था मैसेज कि अगर इन हाउस तब्दीली लाई जाती है तो उसके बाद जो भी नई हुकूमत आएगी अपोजिशन की, वो असम्बली डिसॉल्व कर दे और नए इंतखाबात कराए जाएँ। तो इस किस्म की बातें जो थी वो थी, लेकिन इस पर इत्तफाक राय नहीं हुआ था। तो जो बात हमने आपको बताई वो ये थी कि ना ही इस बात पर इत्तफाक हो सका था कि किस तरीके से हुकूमत को हटाया जाएगा। इत्तफाक मीन्स कि होमवर्क इस हवाले से नहीं किया गया था, और ना ही ये होमवर्क था कि हुकूमत को हटाए जाने के बाद, यानी कि इमरान खान को हटाए जाने के बाद आगे क्या किया जाना है। एक तहरीक शुरू कर दी गई, जलसे शुरू कर दिए गए, प्रेशर पुट कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त हुकूमत जो थी वो भी काफ़ी एग्रेसिव थी अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, और जो अपोजिशन थी वो भी काफ़ी उसमें जो थी अकाउंटेबिलिटी की जद में आ रही थी। तो उनका भी था कि एक प्रेशर पुट किया जाए हुकूमत पर और हुकूमत को डिफेंसिव किया जाए। तो ये तहरीक तो अब शुरू हुई। इसमें जो एक चीज़ थी जो बड़ी कामयाबियाँ हम पीडीएम की कहें वो ये थी कि पीडीएम ने जो ज़िमनी इंतखाबात थे उसमें कामयाबियाँ हासिल की। जो जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें सिवाय एक आध नशिस्त के तमाम की तमाम अपोजिशन ने जीती। और सबसे बड़ी जो कामयाबी थी, मार्च इस हवाले से मेक और ब्रेक का महीना था, और मार्च की जो 3 तारीख थी वो पीडीएम की सबसे बड़ी कामयाबी की तारीख थी। जो सेनेट के इंतखाब में इस्लामाबाद की नशिस्त पर यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हुए, उससे अपोजिशन की तहरीक को एक नई जान मिल गई, और उनको यहाँ से इंतखाब लड़ाने का मकसद भी यही था कि अगर वो सीट जीतते हैं तो ये हुकूमत पर एक अदम एतमाद होगा। और इसी बात को बताया गया कि हुकूमत पर अदम एतमाद हो चुका है, असम्बलियों में हुकूमत की अपनी अक्सरियत अब नहीं रही। बहरहाल उसमें इमरान खान ने एतमाद का वोट दिया और उसका जो एक इखलाकी प्रेशर था वो कम हो गया। लेकिन जो असल सूरत हाल ख़राब हुई वो थी जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हारे यूसुफ रज़ा गिलानी अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार। उसके बाद जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा था वो पीपल्स पार्टी ने अचानक उस पर अपने नॉमिनेशन जमा करा के नोटिफिकेशन भी हासिल कर लिया। तो यहाँ से असल में जो एक पीडीएम के टूटने की बुनियाद पड़ी वो थी। इससे पहले भी एतमाद का फुकदान तो था, लेकिन जिस एतमाद को एक ठेस पहुँची या एक वजह बनी इस इत्तेहाद के टूटने की, वो वही जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का नोटिफिकेशन हासिल करना था सेनेट सेक्रेटरीट से, और वो भी उन अरकान की हमायत से जिनका ताल्लुक हुकूमत से था, जो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा थे और जिन्होंने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में सादिक संजरानी की हमायत की थी। तो ये तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई। इसके बाद जब ऐलान हुआ सीएसी में, जब ये मैटर गया तो सीएसी में ज़ाहिर सी बात है जो शोकाज नोटिस का मामला था, जो जनरल सेक्रेटरी थे शायद खाकान अब्बासी, उन्होंने कहा था कि हम शोकाज नोटिस देंगे। शोकाज नोटिस दिया तो नहीं, खैर एक वजाहत तलब की, और इस वजाहत को बिलावल भुट्टो जरदारी ने फाड़ के फेंक दिया। तो उससे जो एक तलखी थी वो तो काफ़ी ऊपर जा चुकी थी। उसके बाद बिलावल भुट्टो
की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी काफ़ी सख्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले मरीम नवाज की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो भी काफ़ी सख्त थी। तो अल्फाज की जंग जो थी वो शुरू हो चुकी थी। लेकिन जब जिस दिन पीडीएम के कायदीन का इजलास था, पीडीएम की मीटिंग थी इस्लामाबाद में, तो उसी दिन सुबह जैसा कि सीईसी में फैसला किया गया था पीपल्स पार्टी की कि उनके तमाम ओहदेदार पीडीएम से इस्तीफ़ा देंगे, तो उन्होंने सुबह सुबह अपने इस्तीफ़े पीडीएम को भिजवा दिए। उसकी वजह यह थी कि उनको ये खदशा था कि ये ना हो कि पीडीएम के इजलास में ये फैसला किया जाए कि पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद से निकाला जा रहा है। तो उससे पहले ही उन्होंने अपने इस्तीफ़े पीपल्स पार्टी को जो पीपल्स पार्टी के अरकान के इस्तीफ़े थे वो पीडीएम को पहुंचा दिए। तो यूं जो एक टूटने की जो एक हतमी अमल था वो भी आलमोस्ट मुकम्मल हो गया। जो पीपल्स पार्टी थी वो अलग होगी, एएनपी से पहले ही ये अलग ऐलान कर चुकी थी। तो यूं पीडीएम जो थी वो टूट गई। अब कोई माने या ना माने, लेकिन पीडीएम की वो सकत वो जान नहीं रही। अब मौलाना फजल रहमान ने ये तो ऑप्शन दिया है पीपल्स पार्टी और एएनपी को कि वो रजू करें, लेकिन उनकी इस हवाले से उनके रजू करने का कोई इम्कान नहीं। और अब चूँकि रमज़ान का महीना है, रमज़ान में इंतज़ार किया जाएगा, रमज़ान में सब कुछ नॉर्मलाइज होगा और बैकडोर रब्ते होंगे। लेकिन हमारी जो इत्तलात है उसमें है कि पीपल्स पार्टी किसी भी तरह इस्तीफ़ों पर राज़ी नहीं होगी और मौलाना फजल रहमान और पीडीएम समझ किया कि पीपल्स पार्टी के बगैर इस्तीफ़े देना मुनासिब नहीं और इस्तीफ़ों के बगैर लॉन्ग मार्च तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। तो अब जो चीज़ें सामने हैं वो ये हैं कि अब यकीनी तौर पर ऐसा कोई बड़ा इम्कान नहीं कि फौरी तौर पर किसी किस्म की पीडीएम को एक जान डाल के तहरीक में लाया जा सके। पीडीएम तो रहेगी, पीडीएम इस तरह रहेगी कि कुछ जमातें जो हैं पीडीएम का हिस्सा, उनको एक इखलाकी बॉन्डिंग के हिसाब से रखा जाएगा कि पीडीएम चल रही है, पीडीएम टूटी नहीं। लेकिन पीडीएम टूट चुकी है और पीडीएम में अब वो सकत नहीं रही। और अब जो मुस्लिम लीग नून है वो भी समझती है कि बजाय इसके कि 3 साल के बाद हुकूमत को गिराने के लिए तहरीक शुरू की जाए, फोकस रखें 2023 के इंतखाबात पर, 2023 के इंतखाबात जीतें, अक्सरियत लें और अपनी हुकूमत बनाएं। तो अब वक्ती तौर पर तो यही सूरत हाल चल रही है। सियासत में कोई चीज़ हर पे आखिर नहीं होती, चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे ही कुछ चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें सामने आएंगी, आपके साथ शेयर करेंगे। ये थी कहानी पीडीएम के बनने की और टूटने की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में आपने बताना है, अपनी राय का इजहार करना है कि पीडीएम आपके ख्याल में क्या अब भी हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकती है या नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।